हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? तो स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑडिटिंग के पॉडकास्ट में। ऑडिटिंग का पॉडकास्ट आप लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट का ऑडिट बहुत अच्छे से पढ़ना, तो आप लोग edu91.org पे जाके सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग की क्लासेस बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हैं। अगर आप पूछते हैं कि हमारे सबसे सबसे ये बड़ी यूएसपी हम लोगों की क्या है edu91 पे, तो पर्सनली स्पीकिंग मैं आप लोगों के डाउट्स बहुत सीरियसली लेता हूँ। आप लोगों के डाउट्स मैं टेलीग्राम पे लेते रहता हूँ। मंडे टू फ्राइडे में आपके डाउट्स लेने बैठता हूँ। सैटरडे संडे अगर आप डाउट भेजते हैं तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। हाँ, अगर वो डाउट दोबारा मंडे को मेरे पास आ जाता है, यानी आप लोग दोबारा सेंड करते हैं, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर 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 करता हूँ। यही नहीं, आपको डाउट सपोर्ट में हम लोग लाइव सेशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अब जल्दी से पॉडकास्ट शुरू करते हैं। ऑल दी बेस्ट। Welcome to Audit Discussion Podcast of Edu91 by Neeraj Arora. For CA Intermediate classes and test series, visit www.edu91.org or download Edu91 app from Play Store and App Store. हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? चलिए बात करते हैं हम आज 700 के बारे में। एसएस 700 जो डील करता है किससे? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मिंग एन ओपिनियन, एक ओपिनियन फॉर्म करना है और रिपोर्ट करना है किस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। राइट। तो अगर आप इस एस्से को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन फॉर्म करना। कैसे फॉर्म करना? ऑन द बेसिस ऑफ कंक्लूजन। और कंक्लूजन कैसे हम ड्रॉ करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट एविडेंस। राइट। सो अगर ऊपर ऊपर से देखें तो ऑब्जेक्टिव यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन फॉर्म करना और उसको क्लियरली एक्सप्रेस करना थ्रू अ रिटन रिपोर्ट। ओके। अच्छा, इसका कनेक्शन देखिए कैसे बनेगा। हम सबको पता है कि हमारा अल्टीमेट ओपिनियन तो यही जाता है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। इसके लिए, इस कंक्लूजन के लिए दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड as per applicable financial reporting framework or not, we obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement. And अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भाई, ये जो रीजनेबल एश्योरेंस आप ऑब्टेन करते हो दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट और नॉट, यहाँ पे आप क्या-क्या चीज़ें जो है अकाउंट फॉर करते हो, यानी क्या-क्या चीज़ें जो है कंसिडर करते हो। तो ये है वो कुछ चीज़ें जो हम लोग कंसिडर करते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले देखते हैं हमारा जो ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं। हमने जो मिसस्टेटमेंट्स ढूँढी हैं वो मटेरियल है या नहीं। यहाँ पे आप एसए 330 और एसए 450 का रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप सीए फाइनल में हैं तो ये दोनों एसेज आपके सिलेबस में है। सीए इंटरमीडिएट और आईपीसीसी में ये दोनों एसेज आपके सिलेबस में नहीं है। इसलिए आप सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि भाई हमारा ऑडिट एविडेंस जो है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं, और जो मिसस्टेटमेंट्स हैं वो मटेरियल हैं या नहीं। और उसके बाद हम लोग करते हैं कुछ इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम लोग कंसिडर करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द एंटिटीज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस। इंडिकेटर ऑफ पॉसिबल मैनेजमेंट बायसनेस, ये दोनों चीजें भी हम लोग कंसिडर करते हैं। देन हमारे पास कुछ और इवैल्यूएशंस आती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एपी एपी आई डी टी, ये याद रखना है आपने। एपी एपी ए आई डी टी, व्हाट इज एपी? अकाउंटिंग पॉलिसीज आएंगी यहाँ पे। फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्ली डिस्क्लोज हैं या नहीं। फिर एक और एपी, अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो हमारी कंसिस्टेंटली फॉलोड है या नहीं। फिर ए, अकाउंटिंग एस्टिमेट रीजनेबल है या नहीं। फिर इंफॉर्मेशन आर आर सी यू है या नहीं। व्हाट इज आर आर सी यू? आर आर सी यू का सिंपल सा मतलब है सर जी, रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। रेलिवेंट, रिलायबल, कंपेरेबल, अंडरस्टैंडेबल। देन बात करते हैं हम लोग डिस्क्लोजर्स की। और डिस्क्लोजर्स में हम लोग देखते हैं कि भाई जो डिस्क्लोजर्स हैं वो अंडरस्टैंडेबल हैं या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के लिए। वो यूजर को समझाते हैं या नहीं समझाते हैं इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जो भी हुए थे ड्यूरिंग द ईयर अंडर ऑडिट। एंड फाइनली हम लोग बात करते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी जो है वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने टर्मिनोलॉजी यूज करी है। एक बात और याद रखिएगा, अगर आप लोग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो ऑडिटर ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर और कंटेंट को भी जरूर 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 कंसिडर करता है और ये भी चेक करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अंडरलाइंग ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को एक फेयर मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो अंडरलाइंग इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को, जो भी इवेंट्स हुए, जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उनको एक फेयर मैनर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइए अब इस ऐसे के सेकंड पार्ट पे चलते हैं और वो है क्या? एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। तो सबसे पहले आता है टाइटल। टाइटल में एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा होना जरूरी है। इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा होना जरूरी है। ओके। एड्रेसी एज अप्रोप्रिएट। जनरली स्पीकिंग अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो हम लोग जो है मेंबर्स को एड्रेस करते हैं एज अ एड्रेसी। अच्छा जी। देन आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा, ऑडिटर्स ओपिनियन। ऑडिटर्स ओपिनियन में हम लोगों को बताना होता है कि हमने कैसा ओपिनियन जो है वो एक्सप्रेस किया है। मॉडिफाइड ओपिनियन है या फिर हमारा
क्लीन ओपिनियन है। एसएस 700 सिर्फ ओपिनियन की बात करता है क्योंकि मॉडिफाइड ओपिनियन जो है एसएस 705 में हम लोग डील करते हैं। अच्छा जी, ऑडिटर ओपिनियन में हम लोग 5 बातें जो हैं वो लिखते हैं। ये मैंने जब आपको क्लास में पढ़ाया था, मैंने आपको रिलायंस की, पेज इंडस्ट्रीज़ की और भी हो सकता है कुछ 1-2 रिपोर्ट्स दिखाई हों, लेकिन आपको ये पाँचों बातें याद होनी चाहिए। सबसे पहले हम एंटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं जिसका ऑडिट हुआ है। फिर हम लोग ये बात बोलते हैं कि ऑडिट हुआ है। स्टेट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन ऑडिटेड। एंड साथ-साथ में हम लोग हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो भी हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं अलग से। फॉर एग्जांपल पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। और अगला पॉइंट इसी से डील करता है, हम नोट्स को भी रेफर करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट? समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट और पीरियड कवर्ड को भी जो है वो कंसिडर करते हैं। बैलेंस शीट के लिए डेट और पी&एल के लिए हम लोग पीरियड को भी कंसिडर करते हैं कि हमने कौन सा पीरियड जो है वो कवर किया है। तो 5 बातें। एंटिटी को आइडेंटिफाई करो जिसका ऑडिट हुआ है, ये बात लिखो कि ऑडिट हुआ है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं सबके टाइटल को आइडेंटिफाई करो, नोट्स को रेफर करो और डेट और पीरियड भी जो है उसे भी रेफर करो, कौन सा डेट और पीरियड जो है आपने कवर किया है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्लीन ओपिनियन देते हैं आप तो कभी भी जो है, कभी भी आप ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करेंगे जिससे एम्बिग्यूटी दिखे, जिससे ओपिनियन वीक लगे, जिससे ओपिनियन कंडीशनल लगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट यूज द वर्ड विद द फोरगोइंग एक्सप्लेनेशन और सब्जेक्ट टू। लीजिए, एक बार हमने ओपिनियन दे दिया, उसके बाद हमारे पास आता है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन। बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन हमेशा ओपिनियन सेक्शन के बाद आएगा। ओके, इसमें आपने 4 बातें बतानी होती हैं। नंबर 1, ऑडिट एसेस के हिसाब से हुआ है। नंबर 2, हमने सर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एज पर एसेस उसको रेफर करना है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहाँ पे मिल जाएगी। हाँ जी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, उसका सेक्शन को हमने रेफर करना है। वो हम कहाँ पे लिख सकते हैं अपनी ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको मैं अभी बता देता हूँ। नंबर 1, आप अपनी रिपोर्ट में डाल सकते हो। नंबर 2, आप उसे एज अ एनेक्स्चर टू द रिपोर्ट दे सकते हो, एज अ अपेंडिक्स टू द रिपोर्ट दे सकते हो। एंड नंबर 3, वो किसी अथॉरिटी की वेबसाइट पर भी हो सकती है। अगर स्टैंडर्ड्स अलाउ करते हैं तो आप सिर्फ उस वेबसाइट का लिंक जो है वो शेयर कर सकते हो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। अच्छा जी, देन कमिंग बैक टू बेसिस और ओपिनियन, सबसे पहले बताएंगे ऑडिट ऐसे के हिसाब से हुआ है। नंबर 2 में हम लोग बताएंगे कि भाई ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने इस रिपोर्ट में लिखी है, उसका सेक्शन हम रेफर कर देंगे। एंड नंबर 3 हम लोग बताएंगे कि हमने इंडिपेंडेंस को लेकर जितनी भी रेलिवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल करी हैं, और जितनी भी अदर एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो भी हमने सब फुलफिल करी है। तो अब इसको एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं। एंड आखिरी पॉइंट हम लोग बताएंगे भाई जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हुआ है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। कम ऑन, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है। देन उसके बाद जो रिपोर्टिंग आती है वो होती है गोइंग कंसर्न की। गोइंग कंसर्न पे भी हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि गोइंग कंसर्न वाले सेक्शन में आपने रिपोर्टिंग करनी होती है एज पर ऐसे 570। उसके बाद जो रिपोर्टिंग आती है वो आती है कैम की ऑडिट मैटर्स की। उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है एज पर ऐसे 701। जब 701 पढ़ेंगे तो हम कैम के बारे में बात कर लेंगे। अभी के लिए कैम के बारे में मैं आपको एक या दो बात बता देता हूं। बात नंबर 1, कैम क्या होते हैं? कैम वो मैटर्स हैं जो टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट किए थे एज पर एस 260। उसमें से जो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंस के थे इन ऑडिटर्स जजमेंट वो बन जाते हैं कैम, right? Out of the matters which were communicated to TCWG, the matters which are of most significance in auditor's professional judgment will become key audit matter. कैम किस किस के केस में रिपोर्ट करना होता है? नंबर 1, लिस्टेड एंटिटी। नंबर 2, रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन। नंबर 3, ऑडिटर में डिसाइड टू रिपोर्ट कैम हिमसेल्फ वॉलंटरली और हिमसेल्फ और हरसेल्फ वॉलंटरली और इटसेल्फ फर्म्स के केस में। आइए, देन उसके बाद आते हैं सर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेक्शन आता है। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। तो याद रखिएगा, ये क्यों है पहले ये सुन लीजिए। ये इसलिए है ताकि यूजर को प्रीमाइस, बेसिक अजम्पशन जो है ऑडिट के पीछे की वो समझ आ जाए। अब बेसिक अजम्पशन क्या होती है कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है बेसिक अजम्पशन बन जाती हैं। मैनेजमेंट की तीन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जो है यहाँ पे याद रखनी है। नंबर 1, preparing the financial statement as per applicable FRF is the responsibility of management. Number 2, designing internal control which will help in preparation of financial statement that are free from middle misstatement whether due to fraud or error is the responsibility of management. And number 3, assessing the entity's ability to continue as a going concern. गोइंग कंसर्न है या नहीं है, ये एंटिटी की जो असेसमेंट करनी है ये भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, देन गोइंग कंसर्न यूसेज अप्रोप्रिएट है नहीं, ये भी डिसाइड करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और साथ साथ में गोइंग कंसर्न से रिलेटेड कोई अगर मैटर है तो उसे डिस्क्लोज करना भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 3 बातें जरूर आएंगी। नंबर 1, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF, देन डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड मेंटेनिंग एन इंटरनल कंट्रोल विच विल हेल्प द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स which are free from material misstatement whether due to fraud or error. And number 3, assessing the entity's ability to continue as a going concern. And
इसी के अंदर whether the going concern usage is appropriate or not, and if there is any other matter related to going concern, disclosure of such matter is also the responsibility of management. I hope आप लोग ये बातें याद रखेंगे। इसी सेक्शन में ऑडिटर जो है वो आइडेंटिफाई भी करता है हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरसाइट ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मैनेजमेंट। आइए देन चलते हैं ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहले हम लोग क्या क्या बताएंगे? सबसे पहले हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल क्लियर है, रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फ्री फ्रॉम मिडिल स्टेटमेंट एंड वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ओके, एंड साथ साथ में हमारा एक ऑब्जेक्टिव और भी है और वो ये है ऑडिटर्स रिपोर्ट इशू करना जिसके अंदर हमारा ओपिनियन लिखा होगा। तो हम ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर करके आएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है और साथ में हमारा एक काम और है कि हम लोग ऑडिट रिपोर्ट जो है देंगे उसके अंदर हमारा ओपिनियन होगा। देन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में ऑब्जेक्टिव के बाद हम लोग बताएंगे रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है। रीजनेबल एश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस बट नॉट एब्सोल्यूट एश्योरेंस। गारंटी नहीं है दैट सारी मिडिल स्टेटमेंट जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगी। देन उसके बाद हम बताएंगे मिसस्टेटमेंट क्यों होती है। दो कारण से होती है, फ्रॉड और एरर। मिसस्टेटमेंट मटेरियल कब होती है? सिंपल सी बात है, मटेरियल तब होती है इफ they could reasonably be expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of the financial statement. If they could reasonably be expected to influence the economic decision of the user taken on the basis of the financial statement. अच्छा जी, देन उसके बाद हम लोग चलेंगे, तीन बातें बता दी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, ऑब्जेक्टिव क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, मिस स्टेटमेंट क्यों होती है और वो मटेरियल कब होती है। इसके बाद हम बताएंगे कि भाई ऑडिटर ने थ्रू आउट द ऑडिट जो है प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एक्सरसाइज किया है। देन विल डिस्क्राइब द ऑडिट। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट में हम सबसे पहले बताएंगे आइडेंटिफायर हमने क्या क्या काम किए। वी हैव आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड द रोमम रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट, वी हैव डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, वी हैव ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, वी हैव अंडरस्टूड द आईसी, we have evaluated the appropriateness of AP, we have evaluated the reasonableness of accounting estimates and rated management disclosure, and auditor as per HC 570 will also conclude based on audit evidence appropriateness of the management's use of going concern. So वैसे तो मैनेजमेंट ने बताना था भाई appropriate है या नहीं, लेकिन ऑडिटर भी ऐसे 570 में रिपोर्ट करता है कि whether the use of going concern is appropriate or not। और वो ये करने के लिए, ये कंक्लूड करने के लिए ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर चेक वेदर देयर एग्जिस्ट अ मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैं एक बार और बोल देता हूं, हाँ जी, तो ऑडिटर एप्रोप्रिएटनेस पे जरूर टिप्पणी करेगा, जरूर 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 लिखेगा एप्रोप्रिएटनेस पे, और वो कैसे करेगा? ऑन द बेसिस बाय चेकिंग वेदर अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट related to event or condition that may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern। एक बार ऑडिट डिस्क्राइब कर दिया, फिर ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में आखिरी में हम लोग बोलेंगे कि देखो जी टीसीडब्ल्यूजी से हमने कम्युनिकेट किया है, 260 एसए में करते हैं हम लोग कम्युनिकेट, 265 एसए में करते हैं हम लोग कम्युनिकेट, दोनों ही ऐसे इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं है, फाइनल के सिलेबस में है, राइट। सो हमने कम्युनिकेट किया है टीसीडब्ल्यूजी से प्लान, स्कोप और टाइमिंग, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एंड सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, ये दोनों चीजें जो है हमने कम्युनिकेट करी है। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिस्टेड एंटिटी के केस में हम लोग एक चीज और बोलते हैं कि ऑडिटर ने सारी एथिकल रिक्वायरमेंट जो है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस सबको कंप्लाई किया है, सबसे जो है कंप्लाइंस में है, ऑल द रिलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस। और साथ साथ में कोई भी अगर रिलेशनशिप था एंटिटी के साथ या कोई भी ऐसा मैटर था जिससे ऑडिटर की इंडिपेंडेंस पे चोट पहुंच सकती थी, वो मैटर्स भी हमने कम्युनिकेट करे हैं और हमने उनके लिए जो सेफ गार्ड लिए हैं हमने वो भी कम्युनिकेट किए हैं। एंड फाइनली हम लोग बोलेंगे जी 701 के बारे में, हम बताएंगे कि भाई कैम जो है क्या होता है, और कैम मैंने आपको बताया था क्या होता है। दीज आर फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद दीज दोस चार्ज विद गवर्नेंस एंड द ऑडिटर डिटरमाइंस दैट दीज आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड देयरफॉर दे आर की ऑडिट मैटर्स। तो ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग यहाँ तक बताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लोकेशन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने आपको पहले बताई थी, बॉडी में हो सकता है रिपोर्ट की, एज अपेंडिक्स एज एन एक्स्ट्रा लगाया जा सकता है, या वेबसाइट ऑफ एप्रोप्रिएट अथॉरिटी पे जो है रखा जा सकता है। फिर आ जाते हैं हम लोग अपनी इसके अगले सेक्शन पे, वो है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ये सब करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक और सेक्शन बनाएंगे, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, फॉर एग्जांपल कारो, फॉर एग्जांपल सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बैंक आपका LFAR भी हो सकता है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर एक एंटिटी के ऊपर किसी और एक्ट के अंडर कोई रिपोर्टिंग करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑडिटर की, तो वो चीज़ें हम इस सेक्शन के अंदर रिपोर्ट करते हैं। देन हम लोग क्या करेंगे? लास्ट में आता है सिग्नेचर। सिग्नेचर सर ऑडिटर का होगा। अब जरा ध्यान से सुनिएगा,
या तो मैं एज़ अ इंडिविजुअल नेम पे जो है प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अपना नाम लिखूँगा, अपना साइन करूँगा, अपने मेंबरशिप नंबर लिखूँगा। या मैं अकेला ही हूँ लेकिन मेरी फ़र्म है, तो मैं अपना नाम लिखूँगा, अपनी फ़र्म का नाम लिखूँगा, अपने फ़र्म का रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना मेंबरशिप नंबर। या फिर सर कोई पार्टनरशिप फ़र्म है, तो पार्टनरशिप फ़र्म का नाम आएगा, पार्टनरशिप फ़र्म का रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, जो एंगेजमेंट पार्टनर होगा, उसका नाम आएगा, उसका साइन आएगा और उसका मेंबरशिप नंबर भी आएगा। यूडिन भी आजकल एक चीज़ आ गई है, तो यूडिन के बारे में हम लोग ज़रूर बात कर लेंगे एक बार अलग से। आइए, देन इसके बाद बात करते हैं प्लेस ऑफ सिग्नेचर में सिटी आ जाएगी। देन डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सर हम लोग डेट डाल देंगे, लेकिन याद रखिएगा डेट किसी भी हाल में उस डेट से पहले की नहीं हो सकती जिस डेट पे ऑडिटर कंक्लूड करता है दैट आई हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके। एंड साथ साथ में जब तक मैनेजमेंट जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं कर लेती और जब तक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले लेती, उससे पहले की डेट ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डल सकती है। तीन बातें याद रखिएगा। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मस्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट हैव बीन टेकन। ओके। इससे पहले की डेट जो है वो ऑडिट रिपोर्ट पे आप लोग नहीं डाल सकते हैं। हाँ, ऑडिट रिपोर्ट जो है आपको एक बात और इन्फॉर्म करती है। क्या बात इन्फॉर्म करती है कि कौन सी डेट तक के इवेंट्स का इफेक्ट जो है ऑडिटर ने कंसिडर किया है। इस पे हम लोग ज़्यादा चर्चा करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे एसए नंबर 560, दैट इज सब्सिक्वेंट इवेंट। 15 मिनट और कुछ सेकंड्स के अंदर सर हम लोगों ने जो है अपना पूरा का पूरा एसए 700 कंप्लीट कर दिया है। आई होप यू एंजॉयड इट। इसे 2-3 बार सुनेंगे और अगर मेरे नोट्स आपके पास हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा इसको एंजॉय करने वाले हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज, गॉड ब्लेस यू। सीखते रहें क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद।